हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और यह क्लास पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों छात्रों के लिए है। अगर आपको यूपी टेट एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, मनोलैंगिक विकास, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से या व्यवहारवादी सिद्धांत से। देखिए जो अल्बर्ट बंडूरा हैं इनका जो संबंध है वह सामाजिक अधिगम सिद्धांत से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र सी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और यह प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछा गया है और सेम प्रश्न आपका यूपी टेट एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है और यह भी प्रश्न दोनों एग्जाम में पूछा गया है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। सीखने में जो आपका पठार है, जो रुकावट है, यह किसके कारण बनता है यह आपको बताना है। रुचि द्वारा, थकान द्वारा, परिपक्वता द्वारा या अभिप्रेरणा द्वारा। तो देखिए जो अधिगम में पठार है, जो अधिगम में पठार है या जो सीखने में रुकावट है यह देखेंगे थकान के द्वारा बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। इसमें देखेंगे जो अधिगम में पठार होता है, इसमें देखेंगे होता क्या है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं या कोई भी कार्य सीखते हैं तो उसमें लगातार अगर उन्नति नहीं करते हैं, कभी देखेंगे जो आप यहाँ पे उन्नति करेंगे कम करेंगे, कभी ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें कोई उन्नति नहीं हो रही है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, बिल्कुल रुक जा रहा है, बिल्कुल सपाट हो जाता है, उसी को अधिगम का पठार कहा जाता है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। और इसके बहुत सारे कारण है, जैसे थकान होता है या आप रुचि नहीं ले रहे हैं, रुचि नहीं है किसी कार्य में, या समझने की कमी है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके कारण क्या होगा कि अधिगम में पठार हो जाएगा, या उत्साह में कमी है। तो ये सब कारण होते हैं अधिगम में पठार के। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। अभिरुचि को, सृजनात्मकता को, अधिगम की गति को, अधिगम अंतरण को। देखिए जो दर्पण चित्र परीक्षण है यह देखेंगे जो अधिगम अंतरण होता है उसको मापा जाता है इसके द्वारा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से आंसर करिए। अभिरुचि, अभिक्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व। क्लाउड पिक्चर परीक्षण यह व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र डी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया मूल प्रवृत्ति, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मूल प्रवृत्ति होती है वह सभी प्राणियों में और जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। जो मूल प्रवृत्ति है सभी प्राणियों में पाई जाती है और यह जन्मजात भी है और प्राकृतिक भी होती है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो आपको यहाँ पे सही आंसर करना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर करिए। भारतीय संविधान में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे निःशुल्क व जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का जो प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है यह बताना है। तो यह अनुच्छेद 21A के तहत किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। और यह देखेंगे जो संविधान है उसमें 86वां संविधान संशोधन किया गया और 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, और यह जोड़ा गया था मूल अधिकार में, इसको जोड़ दिया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है
सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनावादी मॉडल। जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वह रचनावादी मॉडल है। तो यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर है। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षत की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो यहाँ पे इसका आपको राइट आंसर करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको चिकित्सा मंदता कहा जाता है। यहाँ पे चिकित्सा मंदता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक बाल विकास है इसकी कितनी अवस्थाएं हैं। और यह प्रश्न देखेंगे आपका जो सीटेट एग्जाम है, सीटेट एग्जाम में पेपर फर्स्ट में भी पूछा गया है, पेपर सेकेंड में भी पूछा गया है और यूपी टेट एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जीन पियाजे हैं उन्होंने यहाँ पे जो संज्ञानात्मक यहाँ पे बाल विकास है इसकी यहाँ पे 4 अवस्था बताए थे। 4 अवस्था यहाँ पर बताए थे जो संज्ञानात्मक विकास है। इसमें इन्होंने पहली जो बताया था वह संवेदी गामक अवस्था बताया था। संवेदी जो गामक अवस्था है यह 0 से लेकर 2 वर्ष तक की रहती है। इसके बाद इन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से लेकर के 7 वर्ष की होती है। इसके बाद इन्होंने बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताए थे 7 से 11 वर्ष की थी। इसके बाद इन्होंने बताया था 11 से लेकर 15 वर्ष तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने बताया था। तो यही 4 अवस्था आप लोग याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए संश्लेषण में आपका निबंध लिखना, प्रमेय सिद्ध करना, भाषण देना, यह तीनों के तीनों संश्लेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो चित्र रंगना है या जो आप लोग कलर करते हैं, रंग भरते हैं, तो यह देखेंगे संश्लेषण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है एक कोई बालक है और उसकी बुद्धि लब्धि 105 है। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रख लीजिए, यहाँ पे 2 से 3 आपको बता दिए जा रहे हैं। अगर बुद्धि लब्धि 140 से लेकर के 200 के बीच रहेगी तो यह प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे। यह प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे इसी तरीके से प्रखर बुद्धि है 120 से लेके 140 तक रहता है। उत्कृष्ट बुद्धि है 110 से लेके 120 तक चलता है। उसके बाद 90 से लेकर के 110, यह इंपॉर्टेंट है, यह सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं। यह सामान्य बुद्धि वाले बच्चे रहते हैं। बाकी आपको याद रखना है मंद बुद्धि के जो बालक रहते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि रहती है 80 से लेकर 90 तक रहती है। इसके बाद निर्बल बुद्धि होता है 70 से 80 तक। मूर्ख बुद्धि होता है 50 से 60 तक। और एक होता है मूढ़ बुद्धि होता है। मूढ़ बुद्धि 25 से लेकर 50 तक रहता है। एक तो होता है आपका जड़ बुद्धि। जो जड़ बुद्धि रहता है वह 25 से नीचे चला जाता है। जो जड़ बुद्धि वाले बच्चे रहते हैं उनका 25 से नीचे बुद्धि लब्धि चली जाती है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे 105 पूछा गया है। 105 आएगा यहाँ पे 90 से 110 के बीच में आएगा। तो वह जो बच्चा होगा वह क्या होगा, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होगा। सामान्य बुद्धि दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आपको याद ही रखना है। हर साल हर बार यह प्रश्न पूछा जाता है इसी से रिलेटेड। लॉरेंस कोहलबर्ग हैं विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो यह जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके लिए जाने जाते हैं। जो नैतिक विकास का क्षेत्र है उसमें जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर क्या है होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। लॉरेंस कोहलबर्ग जब भी आपको दिखे तो नैतिक विकास सिद्धांत। कौन सा सीखना अस्थायी होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। कौन सा सीखना अस्थायी होता है, क्या आप सीखते हैं जो कि ज़्यादा दिन तक पड़ा रहता है या याद रहता है। रट कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, समझकर या देख करके।
तो रट कर नहीं होगा, सुनकर नहीं होगा, देख कर नहीं होगा, समझ कर होगा। अगर कोई भी कार्य है, अगर उसको आप समझ कर करते हैं, समझ के सीख लेते हैं, तो वह आपका अस्थाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र सी वाले को चूज किए बिल्कुल राइट है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह देखेंगे जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है उसमें बच्चा करेगा, तो 11 से लेकर 15 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर जो चिंतन होता है, बौद्धिक क्रियाएं हैं और जो समस्या समाधान है, यह कब करेगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 से 15 वर्ष की आयु में करेगा। तो सी वाला राइट आंसर है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन किस लिए होता है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वह यह होता है कि बच्चा पहला तो यही उद्देश्य हो जाता है कि बच्चा उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है, तो घोषित करेगा। मूल्यांकन के द्वारा ही यह पता चलता है। और इसके बाद बच्चा क्या सीखा है यह जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, यह भी सही है। बच्चे के सीखने में क्या क्या कठिनाई आ रही है, यह कैसे पता चलेगा, यह सब पता चलेगा मूल्यांकन के माध्यम से। और जो मूल्यांकन होता है, जो अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। और जो मूल्यांकन होता है इसमें देखेंगे यहाँ पे, यह देखेंगे शिक्षकों को पढ़ाने में मदद करता है जो मूल्यांकन होता है, और जो बच्चे होते हैं बच्चों को सीखने में मदद करता है मूल्यांकन। और जो मूल्यांकन होता है वह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि बालक का विकास परिणाम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो बालक का जो विकास परिणाम है यह देखेंगे यहाँ पे वंशानुक्रम और जो वातावरण होता है इनकी अंतः प्रक्रिया का परिणाम होता है बालक का विकास। जो विकास है वह क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर प्रक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी वाले को चूज करेंगे वह राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, परीक्षा के स्थान पे सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, पहला सही है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, यह भी सही है। मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों का होता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, तो यह देखेंगे सांकेतिक भाषा का यूज होता है। श्रवण बाधित का मतलब होता है जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, सुनने में कठिनाई हो रही है, तो उन सब बच्चों को किस तरह से आप पढ़ाएंगे, सांकेतिक भाषा का यूज करके। और एक होता है दृश्य बाधित या जिसको दृष्टि बाधित आप लोग बोलते हैं। दृष्टि बाधित बच्चे रहते हैं तो उनको यहाँ पे जो ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल लिपि का जो प्रयोग होता है, ब्रेल लिपि का प्रयोग करके ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे जो दृष्टिबाधित बच्चे रहेंगे। अगला निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भाषण। देखिए जो सृजनात्मकता का विकास है उसमें भाषण सहायक नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो सृजनात्मक विकास होता है उसमें खेल हो गया, कहानी लेखन हो गया, निर्माण संबंधी क्रियाएं होगी, ये सब यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे जो भाषण है इसका कोई रोल नहीं रहता। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है नवीन विचार, कोई नवीन वस्तु से संबंधित जो जानकारी होती है उससे रिलेटेड सृजनात्मकता होता है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यह स्पीयरमैन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे स्पीयरमैन। अगला प्रश्न आपके सामने कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर के बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो बुद्धि के प्रकार में यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा, उन्होंने बताया था भाषाई बुद्धि बताया था, तो पहला वाला तो हो जाएगा यहाँ से।
इसके बाद देखेंगे यहाँ पे उन्होंने देखेंगे जो बुद्धि के सिद्धांत है उसमें 7 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताया था। पहला तो भाषाई बुद्धि बताया था, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि बताया था, उसके बाद उन्होंने स्थानिक बुद्धि बताया था, शारीरिक गतिकी बुद्धि बताया था, और संगीतज्ञ बुद्धि बताया था, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बताया था, और उन्होंने अंतःवैयक्तिक बुद्धि भी बताया था, और उन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि बताया था। तो ये सब बुद्धि उन्होंने बताया था, टोटल 7 बुद्धि उन्होंने बताया था। तो इसमें पहला वाला तो हो ही जा रहा है भाषाई बुद्धि, बाकी ये दोनों भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसमें सृजनात्मकता नहीं आएगा, तो बी वाला राइट आंसर है। बिग व हंट के अनुसार यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है कि विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। बिग व जो हंट थे उनके अनुसार यहाँ पे जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था की विशेषताओं को जो सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला है एक शब्द है, वह है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फ्रोबेल थे उनका जो योगदान है वह है किंडरगार्टन पद्धति का जो विकास उन्होंने किया था प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक बच्ची को उसके पिता चहल कदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सम्मिलन हो जाएगा। यहाँ पे सम्मिलन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सम्मिलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है सीखने का क्लासिक जो कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यह किए थे यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से पावलोव ने दिया था। पावलोव देखेंगे यहाँ पे बी वाले में दिया गया। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सृजनशीलता की जो प्रमुख तत्व हैं उसमें मौलिकता होती है, धारा प्रवाहिता होती है, लचीलापन होता है। 3 तो होते हैं, लेकिन जो आपका यहाँ पे अनुशासन है, अनुशासन सृजनशीलता का लक्षण नहीं है। तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं वाला पूछा गया तो बी वाला राइट आंसर है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पारंपरिक अनुकूलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादन किया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। प्रयास और जो भूल सिद्धांत है, प्रयास और जो त्रुटि का सिद्धांत है, उसका जो प्रतिपादन है वह थार्नडाइक ने किए थे, थार्नडाइक ने किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र में रुचियां, चरित्र सीखने के यहाँ पे क्षेत्र होंगे। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला होगा। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 16 PF है, यही अलग हो जाएगा। बाकी का आपका यहाँ पर देखेंगे, बाकी के आपके यहाँ पे सेम होंगे। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, क्योंकि देखेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें 150 प्रश्न पूछा जाता है। 150 नंबर का एग्जाम होता है, 150 मिनट मिलेगा, पासिंग मार्क 90 नंबर रहेगा। सीटेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। लगभग आपका यहाँ पे देखेंगे 100 से 110 प्रश्न तक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है सीटेट एग्जाम में।
तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर लीजिए। और यहाँ पे सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। और इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक आज तक सीटेट में जितने एग्जाम हुए हैं सबके सब एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। पूरे 16 साल का पेपर रहेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। और सभी सब्जेक्ट रहेंगे CDP, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, EVS। तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और जैसे ही 30 रुपये की आप पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके 30 रुपये का पेमेंट करके इस प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर ले लीजिए। बाकी अगर आप यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, अगर आपको यूपी टेट एग्जाम 2, 3, 4 जुलाई को देना है तो आप लोग यूपी टेट एग्जाम के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। यूपी टेट एग्जाम में भी सेम वही होता है कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं। लगभग 100 से 110 प्रश्न इसमें भी रिपीट हो जाता है। तो इसके लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और यह सोशल साइंस का है। और अगर आप मैथ साइंस का चाहेंगे या प्राइमरी का चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसमें भी 2011 से लेकर 2022 तक पूरे 12 साल का पेपर रहेगा। और आंसर की के साथ रहेगा एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे CDP, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, EVS। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। और इसके लिए आपको यूपी टेट लिख करके मैसेज करना है। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिए। सीटेट का चाहिए तो सीटेट लिख करके, यूपी टेट का चाहिए तो यूपी टेट लिख करके। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।